दोस्तों, स्वाधार होम पुलिस लाइन जबलपुर ये एक संस्था है और इसके संचालक हैं अंशुमान शुक्ला जी। हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। अंशुमान जी, यहाँ पे जिस तरीके से देखने में आ रहा है, बहुत सी महिलाएं हैं जो कुछ मानसिक विक्षिप्त हैं, ये कहाँ से आई? जबलपुर शहर में वर्ष 2000 से हम लोग सुधार गृह का संचालन कर रहे हैं। जब देखा कि सड़कों पर, अस्पताल में, जेल में जब महिला छूटती हैं तो उनकी कोई स्थिति कोई सुधारने वाला नहीं होता है, घरेलू हिंसा से पीड़ित होती है तो उनको रहने की कहीं व्यवस्था नहीं होती है, तब हमने ये बिल्डिंग बनाई और आज इन महिलाओं को आश्रय, आवास, प्रशिक्षण और जीने का अधिकार के अंतर्गत उनको आश्रय प्रदान किया जाता है। ये जबलपुर शहर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से ट्रेनों में, बसों में एवं अन्य माध्यमों से, हाई कोर्ट से, न्यायालय के विभिन्न आदेशों से आई महिलाएं हैं। HIV ग्रस्त भी हैं, एड्स भी हो गया है, TB भी है इनको। ऐसी सब महिलाओं को यहाँ पर आश्रय 24 घंटे प्रदान किया जाता है। अच्छा, देखने में आ रहा छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनके। कुंवारी माएँ हैं, सिंगल मदर, एक समय उनको जलाकर मार डालते थे या बच्चों को नालियों में फेंक देते थे, नवजात शिशुओं को। आज उनको पूरा सम्मान किया जाता है। कोई भी गर्भवती बालिका या महिला आती है तो उससे पूछते तक नहीं हम लोग कि बच्चे के पिता का नाम क्या है, किस स्थिति में आई। आरती तिलक करके उस महिला का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और उस बच्चे को ऐसा सब लोग प्यार करते हैं कि जैसे स्वयं साक्षात ईश्वर ने जन्म लिया हो, कृष्ण हमारे यहाँ पधारे हैं। इस तरह से उस बच्चे का और उस महिला का सम्मान किया जाता है कि उसमें अपराध बोझ नहीं होने देते। ये सब कुंवारी माओं के बच्चे हैं जो यहाँ शान से जी रहे हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा में अपना योगदान दे सकेंगे। अभी ऐसे कितने बच्चे हैं घर पर? हमारे यहाँ आज की तारीख में 12 बच्चे हैं और 46 महिलाएं हैं जिनको हम लोग पूरी तरह से जीने की सारी समता समानता के अधिकार प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, इनके लिए जिस तरीके से देखा जाए, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ना चाहती हैं, तो उनके पढ़ने की भी व्यवस्था करते हैं क्या? हमारे यहाँ की बच्चियाँ पढ़ने जा रही हैं, BEd कर रही हैं, लॉ कर रही हैं। जो आगे बढ़ना चाहें उनके लिए पढ़ने का पूरा अवसर है और सरकार द्वारा निःशुल्क ऐसी महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जाती है और शिक्षण संस्थाओं में भी उनकी जानकारी गोपनीय रखी जाती है। बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों के लिए स्कूल है, मॉडल स्कूल में फ्री शिक्षा है, प्राथमिक स्कूल में फ्री शिक्षा है। ऐसे बच्चों को कहीं भी उनके जीवन की पहचान को उजागर नहीं किया जाता, निजता का ध्यान रखा जाता है, सिर्फ टीचर को पता होता है। ऐसे बच्चे, ऐसी महिलाएं सब पढ़ने जाते हैं, प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण की ओर अग्रसर हो गए हैं। आपने जिस तरीके से बताया कि 2000 कब से ये संस्था आपकी चल रही है? वर्ष 2000 से प्रारंभ किया गया था, 1 मार्च 2000। 25 साल हो गए लगभग जी। तो ऐसी कितनी महिलाएं, कितने बच्चे हैं जिनको आप लोगों ने इस मुख्य धारा में जोड़ पाए? प्रतिवर्ष लगभग 300 से 500 महिलाओं एवं बच्चों का आगमन होता है। गृह वापसी भी होती है, कोर्ट के ऑर्डर्स भी होते हैं। अब तक जब तक वर्ष 2000 से हमने लगभग 5000 महिलाओं एवं बच्चों को आश्रय के साथ साथ जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा है। आपको कौन सी चुनौतियां यहाँ पर आती हैं? सबसे बड़ी स्वास्थ्य की चिंता होती है। वो ऐसा संकट होता है, रात के समय ऐसी महिलाएं आ जाती हैं जिनको कुत्ते ने काट लिया होता है। हम लोगों को पता नहीं रहता है कि इनको क्या दवाई दी जाएगी, इनको क्या इलाज कराया जाएगा और बाद में जब घातक हो जाता है तब मालूम पड़ता है। स्वास्थ्य बीमारी के बारे में पहले से पता नहीं रहता। किसी भी महिला कोई भी अपना आइडेंटिटी कार्ड या अपना स्वास्थ्य का पर्चा लेकर चलती नहीं है और रात्रि के समय सब आती हैं और उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराना बहुत कठिन पड़ जाता है, क्योंकि आजकल मेडिकल में सब जगह बिना आधार कार्ड के, बिना आइडेंटिटी के उपचार की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं हो पाता है। आपने बहुत अच्छी बात की। बिना आधार के, बिना आइडेंटिटी के इन लोगों का अभी SIR हो रहा है, तो इन लोगों का भी नाम कहीं ना कहीं तो दर्ज होगा। हमारे यहाँ 24 महिलाओं का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है जो निरंतर 3 वर्षों से अधिक से रह रही हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में है और SIR में 2003 की स्थिति मांग रहे हैं तो वर्ष 2000 से हमारे यहाँ भी लगभग 14 महिलाओं के नाम अभी भी दर्ज हैं। अभी जो आपने बताया कि एक महिला है, विक्षिप्त है, पश्चिम बंगाल की है, तो उसके बारे में क्या डिटेल है? ये मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में मानसिक रोग विभाग में 3 महीने से भर्ती थी, मारपीट कर रही थी, हिंसक हो गई थी, कैप्टिविटी में या वातावरण के कारण वह आक्रामक हो गई थी। तो उसको मेडिकल द्वारा, गढ़ा थाने के द्वारा यहाँ भेजा गया, जहाँ वो खुश है, घूम रही है, फिर रही है। यहाँ बंधक बनाकर नहीं रखते उसको, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से यह नहीं लगता कि उसको किसी प्रकार से आवागमन अवरुद्ध किया जा रहा है।
घूमती है, आंगनबाड़ी जाती है और फिर आ जाती है। भागने का प्रयास उसने बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको आश्रय है, आवास है, सुविधा है और कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती और स्वस्थ होगी, किसी के साथ मारपीट भी नहीं कर रही है वो। यहाँ पर चिकित्सकों की उपलब्धता क्या होगी? बहुत बढ़िया सुविधा है। मेडिकल, एल्गिन, जहाँ भी जाएं, आइडेंटिटी नहीं भी हो तो भी अपना संपर्क इतना हो चुका है, वो भी जानते हैं कि हम लोग नेक कार्य में लगे हुए हैं, तो बिना डॉक्यूमेंट के भी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं। अभी आपके पास जो संसाधन हैं जिस तरीके से इनको रखने के, उसमें इन लोगों के भोजन और इनके दैनिक जीवन से जुड़े बहुत से खर्चे हैं, वो कहाँ से पूरा कर पाते हैं? ये बहुत अच्छा विषय है। भोजन की व्यवस्था भी पर्याप्त हो रही है। नगर के समाज सेवी लोग हमको भोजन दे रहे हैं। अभी गाड़ी आई, कैलाश गुप्ता जी भोजन दे गए, निःशुल्क भोजन दे गए। आंगनबाड़ी से खाना आता है, पौष्टिक आहार आता है, कोई कमी नहीं है। दवाइयाँ निःशुल्क मिलती हैं, पुलिस लाइन से कपड़े आ जाते हैं और जन्मदिन भी हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। शासन द्वारा गेहूँ चावल का निःशुल्क प्रदाय किया जाता है। खाने पीने की कमी यहाँ पर नहीं हो पाती। दोस्तों, स्वाधार होम पुलिस ये एक संस्था जिस तरीके से काम कर रही है, वो उन महिलाओं के लिए काम कर रही है जो कहीं ना कहीं परिवार से दूर हो गई हैं या विक्षिप्त हैं और उनको आश्रय मिला है। ऐसे बच्चे जिनको कि ये कहा जाए कि कुंवारी माँ, कुंवारे माँ के बच्चे हैं, उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया है। जीवन को जीने का भी एक नया अध्याय शुरू करने का अवसर मिला है। ऐसे बच्चों की स्थितियों पर भी विचार करने की जरूरत है। अब मुद्दा आता है कि यहाँ पर रहने वाली इन महिलाओं के समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे समाज के रीति रिवाज भी होते हैं। अंशुमान जी, इधर पर अभी तक 2000 से आज 2025 है, बहुत सी बच्चियों के विवाह भी किए गए होंगे। तो लगभग कितनी बच्चियों के विवाह हो चुके? राजकुमारी बाई बाल निकेतन से 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद बच्चियों को हमारे यहाँ भेजा जाता है। वो अच्छी रहती हैं, पढ़ती हैं, मन लगाकर पढ़ती हैं, काम भी करने जाती हैं। उनका विवाह हम लोग संपन्न करा रहे हैं। कुछ लव जिहाद वाली भी आ रही हैं, कुछ ऐसी बालिकाएं भी आ रही हैं जो कि अन्य जाति से शादी करना चाहती थी और फिर न्यायालय की अनुमति के बाद हम लोग शादी उनकी कराते हैं। बिना न्यायालय की अनुमति के शादी नहीं कराते, विधिमान प्रक्रिया द्वारा विवाह करते हैं। लगभग 450 विवाह पिछले 25 सालों में हमने कराए हैं। 450 में हमें उम्मीद है कि लगभग 70% तो अच्छे से रह रहे हैं। बाकी कुछ आर्थिक हालात नहीं हो पा रहे ठीक ठाक, उनकी स्थिति अनुकूल नहीं है, तो उनका भी ध्यान दे रहे हैं हम, पर फॉलोअप करते रहते हैं। विवाह के बाद भी छोड़ नहीं देते हैं कि बच्ची जाए दूसरे घर जाए, परंतु हम उसकी भी चिंता करते हैं। अभी आपने एक नेत्रहीन दंपति माने वर वधू का विवाह कराया था, काफी सुर्खियों में था। हमारे यहाँ नेत्रहीन बच्ची थी, लड़का भी नेत्रहीन है। उन दोनों को आपस में बातचीत हुई, दोनों ने निर्णय लिया। बच्चा चूंकि सरकारी नौकरी में था इसलिए हमने उस विवाह को अनुमति प्रदान की, परंतु उसमें हमें मन को इसलिए खराब लग रहा है कि बिना जेनेटिक या ब्लड चेक की हम लोगों ने शादी करा दी। अगर इन दोनों के बच्चे भी ब्लाइंड पैदा हुए तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक व्यक्ति मैं होऊंगा जो शादी नहीं रोक पाया, क्योंकि बच्चों में भी जेनेटिक प्रॉब्लम से अंततः आ सकता है। इस बारे में आपने फिर किसी से सलाह ली? हाँ, मैंने डॉक्टर से सलाह ली। डॉक्टर ने कहा ऐसा विवाह मत कराया करो, परंतु वो दोनों किसी भी स्थिति में तैयार नहीं थे, शादी करना चाहते थे, अतः मजबूरी में हम लोगों को विवाह करवाना पड़ा। अच्छा, अंशुमान जी मानते हैं कि चलो आपसे एक गलती हो गई कि आपने उनका वो DNA और जेनेटिक उनकी जांच नहीं कराई, लेकिन अब मुद्दा आता है कि आपको इस पूरे संस्था को चलाने में सबसे ज़्यादा परेशानी या समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या ये आती है, कोई भी महिला 24 घंटे में आती है तो उसके पास कुछ भी इतिहास नहीं होता। कब आत्महत्या कर ले, आत्महत्या का प्रयास कर ले, किस बीमारी से ग्रस्त है, कब उसकी मृत्यु हो जाए। फिर हमारे पास ऐसा संकट आ जाता है कि थानों में घंटों, महीनों, सालों बैठना पड़ता है। इतनी जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ता है कि हमारी तो लगता है कि मौत के जिम्मेदार हम ही हैं। समाज ऐसा सोचता है कि हम आपराधिक गतिविधि का संचालन कर रहे हैं। पुलिस वाले मजबूर हैं, थानों में घंटों बैठा रखना पड़ता है, जांच अधिकारी लगातार प्रश्न करते हैं, तब बड़ी कठिनाई का दौर आता है। और प्रत्येक महिला यहाँ मरने ही आती है, आत्महत्या करने आती है। खासतौर पर जो लव जिहाद वाली होती है, पुलिस लाकर छोड़ देती है।
सास पीड़ित बहुएं भी आती हैं, पुलिस छोड़ जाती है, फिर उनको संभालना कठिन पड़ता है। उनको लगता है कि हम आत्महत्या की धमकी देंगे तो शायद हमारी बात अनुकूल हो जाएगी, इसलिए हमको 24 घंटे दिन में एक ही फितूर रहता है, यहाँ पर एक ही पूरा ध्यान लगाना पड़ता है कि यहाँ कोई जान ना चली जाए, किसी की मौत ना हो जाए। अभी कुछ ऐसी घटना हुई क्या? प्रयास तो बहुत हो रहे हैं और कुछ घटनाएं मृत्यु की भी हुई हैं, बड़ी दुखदाई है, जांच भी हो रही है उसकी, और हम सोच रहे हैं कि बड़ा ही ये दर्दनाक विषय रहा है। किसी की मृत्यु यहाँ पर होने के संस्था में हो जाती है तो उसको हम टाल नहीं सकते, मृत्यु सत्य है, परंतु पूरी कोशिश करते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना होने पाए। कितने लोगों का स्टाफ है आपकी इस संस्था? हमारे यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, स्व सहायता समूह में सब लोग काम कर सकते हैं, जो काम करते हैं दूसरों की मदद करते हैं। कुछ बचपन से ही हैं, जो पढ़ रही हैं लिख रही हैं, उनको हम शिक्षा का पूरा अवसर दे रहे हैं, वो दूसरों की सहायता करती हैं। रात के समय पे यहाँ पे जब इस तरह की महिलाएं होती तो चौकीदार या गार्ड की व्यवस्था है क्या? वो स्वयं सुविधाजनक व्यवस्था से महिलाएं एक दूसरे की चिंता करती हैं, और गार्ड तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, किसी प्रकार का ये भाव ना जाए कि यहाँ पर उनको बंद करके रखा गया है। महिलाएं स्वयं सुरक्षा की व्यवस्था एक दूसरे की करती हैं और जागरूक रहती हैं। रात की चिंता बहुत ध्यानपूर्वक की जाती है। कैमरे वगैरह यहाँ पर लगाए? कैमरे अलाउ नहीं है, क्योंकि महिलाओं की निजता है, कुछ निवस्त्र भी रहती है, कुछ के कपड़े नहीं रहते हैं, हर हाल में यहाँ पर रहती हैं, इसलिए महिला की गेट पे तो कम से कम लगाया गेट पर जाता है। 3-3 कैमरे गेट पर 3-3 कैमरे लगे हैं। जेल की सतत निगरानी है, जेल के कैमरे पूरे 24 घंटे कवरी करते हैं, अंदर तक कवर कर लेते हैं वो कैमरे, बड़े बड़े हाई सेंसिटिव कैमरे हैं, पर अंदर कैमरे इसलिए नहीं लगा पाते कि महिलाओं का निजता प्रभावित ना हो जाए। दोस्तों, कुछ समाज सेवा करते हुए बहुत सी ऐसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है जिनके बारे में अंशुमान जी ने बताया, और निश्चित तौर पर पुलिस की जांच और ऐसे समय में जब कोई यहाँ पर आत्महत्या कर ले या किसी तरीके से कोई ऐसा कदम उठा ले तो संस्था को बहुत से सवालों के दायरे से गुजरना पड़ता है, और उसमें कई ऐसे सवाल भी होते हैं जो न सिर्फ व्यक्ति की प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं बल्कि संस्था की में रहने वाली उन महिलाओं की निजता से भी जुड़े होते हैं। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। अंशुमान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। हम ध्यान देते हैं किसी भी महिला की निजता, गरिमा, गोपनीयता और दीनताहीनता का भाव ना जागृत हो। ईश्वर बहुत मदद कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जबलपुर शहर का जो प्रयोग है पूरे भारत के प्रत्येक जिले में हो जाएगा, जिससे अन्य जिलों की महिलाओं को यहाँ पर आने में मदद मिलेगी। एक और चलते चलती बात, तो मध्य प्रदेश में इस तरह के और कितने केंद्र चल रहे? पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई भी केंद्र चालू किए गए थे पर संचालित नहीं हो पाए। 2000 से पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक जिले में एक सुधारा गृह चालू होना था, पर जो दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो पाए। केवल जबलपुर बस ठीक जबलपुर में चल रहा है जी। तो दोस्तों, ये भी एक बड़ी चीज है कि मध्य प्रदेश में ये इकलौता स्वाधार होम पुलिस का एक केंद्र है जहां पर कि इस तरह की महिलाओं को जो कि विक्षिप्त हैं या किसी तरह से समाज के एक पारिवारिक पृष्ठभूमि से बाहर हो चुकी हैं या कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें कि यहाँ भेजा गया है, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए यहाँ प्रयास होता है। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।